Chemical kinetics. Chemical kinetics is a new chapter of first year syllabus as well as of BS syllabuses. ये जो केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर है ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है। तकरीबन तमाम बोर्ड्स का ये पार्ट है और इसमें से एंटीटेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें रेट्स ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और जो इसमें तीसरी चीज़ है वो है मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन जो है डिस्कस किया जाता है। पहली चीज़ जो है वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज़ जो है वो है मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन और जो तीसरी चीज़ है वो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये होती है कि व्हाट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन ये होती है कि इट्स अ टाइम रिलेटेड प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है। कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ़ मोल्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, या आप कह सकते हैं कि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मीन इट टाइम में बी इन सेकेंड, इन मिनट्स और इन आवर्स। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर है? चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आपका रेट है, रेट इक्वल होता है किसके? डेल्टा सी के डिवाइडेड बाय डेल टी के। अब जो रेट होता है वो एवरेज भी होता है और इंस्टेंटेनियस भी होता है। अगर हम एवरेज रेट को काउंट करें तो एवरेज रेट के लिए हम लिख लेते हैं डेल सी डिवाइडेड बाय डेल टी, और अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट लिखें तो इंस्टेंटेनियस रेट लिखा जाता है डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये किसके लिए होता है? इंस्टेंटेनियस रेट। और एक्चुअली भी रेट की डेफिनेशन यही होती है कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। अब आप ये नेक्स्ट ये कंसीडर करें कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई रिएक्टेंट ए है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? बी में कन्वर्ट हो रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल टी। ये जो माइनस साइन है ये डिक्रीज़ इन कंसंट्रेशन के लिए है, यानी डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के लिए है। जबकि आप बी के लिए ये लिख सकते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल टी। इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अपीयर हो रहा है। हम ओवरऑल जो रेट की डेफिनेशन है वो क्या कर सकते हैं? अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। फर्दर ये है कि अगर हम जो रेट है इसको टाइम के साथ आप देखें, जिस तरह आप देखें ए बी में चेंज हो रहा है, अब देखें ये जो टाइम है ये भी चेंज हो रहा है। मुख्तलिफ जो टाइम इंटरवल है उनको हम कंसीडर करें। अब देखें जब टाइम ये है तो अब देखें कंसंट्रेशन जो है वो इस तरह है। जब थोड़ा टाइम चेंज हुआ तो देखें कंसंट्रेशन चेंज हुई है। सिमिलरली आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जो आप यूँ समझ लें कि जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो रही है। अब देखें ये अगर इस ग्राफ को आप देखें तो एक्स एक्सिस की तरफ जो है वो टाइम प्लाट किया गया है और वाई एक्सिस की तरफ नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स प्लाट किए गए हैं। देख सकते हैं जब टाइम ज़ीरो है तो ए मालिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, वैसे वैसे आप देखें तो जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ आ रहा है और जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ आ रहा है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि रेट इज़ इक्वल टू माइनस डेल ए डिवाइडेड बाई डेल टी, या बी के रेफरेंस से आप लिख सकते हैं रेट इज़ इक्वल टू डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी, यानी कि जो बी की कंसंट्रेशन है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। रेट इज़ अ टाइम लिंक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आप देखें जो रेट एक्सप्रेशन है या रेट ला इक्वेशन है वो क्या होता है। हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें कंसंट्रेशन का रेट के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ये x प्लस वाई कोई रिएक्टेंट है और ये z में जाते हैं तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि x की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है या y की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, या x की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है या इवन y की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो रेट ला एक्सप्रेशन है वो क्या होती है, ये वो रिलेशनशिप है जो रेट और कंसंट्रेशन के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है। अब सपोज़ यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे आपकी जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट किसको शो करती है, कंसंट्रेशन को शो करती है, ठीक है, यानी मोलर कंसंट्रेशन को शो करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बीच में आप देखें कि अब मैंने आपको पहले बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोपोर्शनल है। ये लॉ ऑफ मैस एक्शन के अकॉर्डिंग भी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी जो रेट इक्वेशन है वो ये है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई की कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई दोनों जो हैं वो इक्वली रेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ एक्स या वाई को डबल करें तो क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका ये मतलब है कि इनकी पावर 1 1 दी हुई है, तो अगर आप दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करें तो चांसेस यही हैं कि रेट भी डबल हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ वाई की कंसंट्रेशन को डबल करें तो ये भी तो हो सकता है कि वाई की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट जो है वो 4 टाइम बढ़ सकता है, यानी कि क्वाड्रपल हो सकता है। सो इसका मतलब है कि जो रेट एक्सप्रेशन है वो शो करती है कि रेट किस तरह चेंज होता है कंसंट्रेशन के चेंज होने से। नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होता है। आपको पता है कि पहले जो इक्वेशन थी वो रेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप था एक्स और वाई की कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें और इक्वलिटी यूज़ करें तो यहाँ पे ये जो के है ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको हम रेट कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। अब देखें डिफरेंट रिएक्शंस के लिए जो के होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, और के जो है किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है। सो यू कैन से डैट रेट के की जो वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, और के की वैल्यू टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो सकती है। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ इक्वेशन के बाद हमारे पास ऑर्डर है। आप इस इक्वेशन में देखें रेट इज़ इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाई, और वाई के ऊपर आप देखें 2 लिखा हुआ है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये वाई के लिहाज से ऑर्डर है, ठीक है। वाई का इसका मतलब ये भी है कि जो रेट है उसके ऊपर उसका डबल इफ़ेक्ट है। तो वाई के लिहाज से ये जो ऑर्डर है ये क्या है, ये 2 है। इसका मतलब है जो एक्स है, एक्स की पावर क्या है 1, तो इसका मतलब है कि एक्स के लिहाज से इसका ऑर्डर 1 है। तो अगर आप देखें तो ओवरऑल जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, थर्ड ऑर्डर होता है। तो अब हम ज़रा ऑर्डर को डिफाइन कर लेते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन। यानी आपके पास अगर कोई रिएक्शन था जिसमें एक्स प्लस वाई जो है वो किस में चेंज हुआ है, प्रोडक्ट में चेंज हुआ है। तो अब देखें जो सम ऑफ एक्सपोनेंट है रेट लॉ इक्वेशन में, और ये जो रेट लॉ इक्वेशन लिखी जाती है ये कैसे लिखी जाती है, ये स्लो स्टेप के लिहाज से लिखी जाती है। यानी किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप हो सकते हैं। तो जो स्लोअर स्टेप होता है डेट इज़ रेफर टू एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें रेट कांस्टेंट और रिएक्शन ऑर्डर को क्या किया गया है, यहाँ पे रिलेट किया गया है कि रेट इज़ इक्वल टू के एक्स पावर एम वाई पावर एन, यानी कि एक्स के लिहाज से जो ऑर्डर है वो एम है, वाई के लिहाज से जो ऑर्डर है वो क्या है, एन है। और अगर हम एम और एन को ऐड अप करें तो ये क्या बनता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है। सो मैंने आपको बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट इक्वेशन जो है उसमें जो एक्सपोनेंट का सम होता है डेट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंट से मतलब ये है कि जो पावर्स होती हैं, तो ये पावर्स जो होती हैं ये कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन के इक्वल भी हो सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती। तो कुछ टाइम के बाद मैं आपको मॉलिक्यूलरिटी बताऊंगा तो आप होपफुली उसमें अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, क्योंकि ऑर्डर चल रहा है तो ऑर्डर को, जो ऑर्डर है वो ऐसी चीज़ है जो कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ऑर्डर हम इक्वेशन से नहीं लिख सकते, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होती है वो जब चेंज होती है तो इसका मतलब है कि आपका जो रेट लॉ है
उसके अंदर जो रेट है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो करते क्या हैं कि इसमें पहले आप ये करते हैं कि कंसंट्रेशन के चेंज करने से रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है उससे हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो आगे आने वाली कुछ एग्जांपल्स में आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखें कि अगर आपका रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो अगर रेट डबल हो जाए कंसंट्रेशन के डबल होने से, तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं, इनमें कंसंट्रेशन एक्स की क्या है, सेम हमने रखी है, और वाई की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि वाई की कंसंट्रेशन को डबल करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन है डबल हो रहा है। इसका मतलब है कि वाई को डबल करने से कंसंट्रेशन डबल हो रही है, तो वाई के लिहाज से कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अभी इस टाइम हमें एक्स की कंसंट्रेशन का पता ही नहीं है। तो अगर आप के रिएक्शन का रेट डबल हो जाए किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से, तो इसका मतलब है कि वो जो रिएक्शन है उसमें उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर के इक्वल है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट और रिएक्शन के ऑर्डर को कंसीडर अगर करें तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक दफ़ा फिर आ गई ये बात, इसमें देखें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अब आपका जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट नहीं करती। इसका मतलब है इस केस में जो रेट होता है ना, वो किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। क्योंकि आपने रेट लॉ इक्वेशन में क्या लिखा है, आपने रेट लॉ इक्वेशन में ये मेंशन किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है, के इनटू कंसंट्रेशन के। तो जब कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट नहीं करता तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में जो रेट होता है वो किसके बराबर होता है, आपके रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन पे उसका इफ़ेक्ट नहीं होता। अब आप देखें नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ के। यूनिट्स ऑफ के जो है डिपेंड करते हैं ऑर्डर के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये देखें, ये रेट के यूनिट्स हमने क्या लिखे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, और आगे इक्वल टू के, और ये जो यूनिट है ये कंसंट्रेशन के यूनिट है। तो ये देखें, ये कंसंट्रेशन के मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो लेफ़्ट साइड वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब है इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो के यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होते हैं, के। सेकेंड ऑर्डर के लिए देखें, सेकेंड ऑर्डर के लिए देखें मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये रेट के यूनिट है। जिस तरह ये रेट है ना, तो रेट किसके बराबर होता है, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इन कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो रेट के यूनिट्स क्या हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू के। तो ए रिएक्टेंट के यूनिट क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और बी के क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप अगर के को दूसरी साइड पे ले जाएं और या के को इधर रहने दें और मोल पर डीएम को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो के यूनिट्स क्या होंगे, मोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये किसके यूनिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर आप कंसीडर करें तो इसमें रेट इज़ इक्वल टू के ए इन टू बी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रेट जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, ए जो रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है, मोल पर डीएम क्यूब के। बी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है तो उसके यूनिट किसके बराबर है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड ये रेट के यूनिट है, इक्वल टू के। तो अब देखें यहाँ पे जो ए है, ए के हमने क्या लिखे हैं, मोल पर डीएम क्यूब, और बी का स्क्वायर है तो दो दफ़ा हमने लिख दिया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डीएम क्यूब से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो के यूनिट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब पावर 6 पर सेकेंड। उसके बाद देखें यहाँ पे कि टेम्परेचर और के साथ क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से नॉर्मली रेट इंक्रीज़ होता है, और ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो देखें रेट इज़ इक्वल टू के ए इन टू बी। तो इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो क्या नाम है कंसंट्रेशन है उस पर तो फ़र्क पड़ता नहीं है,
इसका मतलब है कि टेम्परेचर सिर्फ किसको इफ़ेक्ट करेगा, के को इफ़ेक्ट करेगा। देखिए ना, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से कंसंट्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, खासकर लिक्विड और सॉलिड फेज रिएक्शन का। तो फ़र्क किसको पड़ेगा, रेट कांस्टेंट के को पड़ेगा। सो के का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, ठीक है। फर्दर आप यहाँ पे कुछ डेटा देखें, इसमें आप देखें कि चूँकि के टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखें, एक तरफ टेम्परेचर है और दूसरी तरफ रेट कांस्टेंट के है। तो 633 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है वो 0.0178 10⁻³ है, और 666 पे आप देख सकते हैं 0.107 है, 10⁻³ है। तो आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका जो के है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, वो भी चेंज हो रही है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो क्या है, वो सेम रहती है, जबकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से जो रेट कांस्टेंट के है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है या ख़ासकर चेंज लाजमी होती है। अब नेक्स्ट देखें कि यहाँ पे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि टेम्परेचर क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है। जब टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है तो पार्टिकल्स के दरमियान जो कोलिजन्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, और बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है उतना जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो कम होती है। तो आप यहाँ पे इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ जो है ना वो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है, ठीक है, और वाई एक्सिस की तरफ पार्टिकल्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर 300 है तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसका ग्राफ ज़रा ऊपर है, और जब 310 है तो थोड़ा सा इसका क्या है, कम है। तो जिन पार्टिकल्स की एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है वो जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, या वो पार्टिकल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है वो जल्दी प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। अब टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट, तो ये एक इक्वेशन होती है जिसको आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं, के इज इक्वल टू माइनस AEART, ठीक है। तो E A क्या है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 है, T जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और इसका अगर दोनों साइडों का हम लॉग ले लें तो लॉग लेने के बाद क्या बनता है, लॉग के। तो ये जो पावर होती है -EART ये पहले आ जाती है, और उसके बाद 1/T log A। तो अब देख सकते हैं कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। असल में ये इक्वेशन होती है y इज़ इक्वल टू mx+c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो इसमें ये जो y है, ठीक है, ये y क्या होता है, k, और इस साइड पे जो आपका 1/T है वो टेम्परेचर है, बाकी तो सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। लिहाजा जो ग्राफ आता है वो कौन सा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। उसके बाद एक टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। स्टूडेंट्स, जो कोलिजन थ्योरी है वो ये क्या कहती है, वो कहती है कि किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जो मालिक्यूल्स हैं उनको कोलाइड करना चाहिए। जब तक मालिक्यूल कोलाइड नहीं करते रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। और जब मालिक्यूल कोलाइड करेंगे तो दे मस्ट हैव सफिशेंट एनर्जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ओजोन और NO रिएक्ट करते हैं, O2 और NO2 बनता है, तो कोलिजन के बगैर रिएक्शन नहीं हो सकता। ये देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ है कि ओजोन प्लस NO ने कोलाइड किया है, और ओजोन और NO के दरमियान ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। उसके बाद ऑक्सीजन अलहदा हो गई है और आपका ONO अलहदा हो गया। इसके बरक्स अगर आप ये सेकंड वाला रिएक्शन देखें तो इसमें आप देखें यहाँ पे कोलिजन तो हुई है लेकिन उस तरह प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बने। तो आप कह सकते हैं कि मालिक्यूल के अंदर एक तो नंबर 1 मालिक्यूल को क्या करना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए। दूसरी बात है कि कोलिजन के लिए मालिक्यूल में एनर्जी होनी चाहिए, और तीसरा ये है कि उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो कोलिजन थ्योरी ये कहती है, नंबर 1 molecule must collide, number 2 colliding particle must have sufficient energy, and the third one is they must have a proper geometry। अब नेक्स्ट देखें कि एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या होता है। किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज़ आल्सो डिफाइंड एज, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय EA। It is also defined as the minimum energy required for initiation of reaction या the minimum energy required for formation of activated complex। ये जो activated complex होता है ना, ये आम तौर पर
जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वहाँ पे बनता है। और ये वो केमिकल स्पीशी होती है जिसके अंदर पार्शल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और अनस्टेबल होती है, जो टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर पे बनती है। तो जो स्पीशी टॉप ऑफ द एनर्जी बैरियर पे बने उसको क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। अब आप यहाँ पे देखें, एक्टिवेटेड कम A+B C+D में अगर जा रहा है तो आप देख सकते हैं ये दोनों A+B रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट है। अब ये रिएक्शन जा रहा है तो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स क्या है? वो जगह या वो स्पीशी जो कि टॉप ऑफ द एनर्जी लेवल प्रोफाइल पे बनी हो। तो आप देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है और प्रोडक्ट की लो होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। तो थोड़ी सी एनर्जी दे के वो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स पे पहुंचते हैं और उसके बाद वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कम होती है। इस वजह से रिएक्टेंट जो होते हैं वो लाइज लोअर इन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, जबकि प्रोडक्ट ऊपर होते हैं। यही वजह है कि एंडोथर्मिक में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और रिलीज़ कम होती है, जिसकी वजह से जो नेट अमाउंट है वो एंडो होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ फिर डेफिनेशन देखें कि E इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। अब नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ रिएक्शन मैकेनिज्म। तो किसी भी रिएक्शन में जो सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स होते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द मॉलिक्यूलर लेवल बाय सीरीज ऑफ सम एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, डेट इज़ कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। इस रिएक्शन को देखें जिसमें NO और ऑक्सीजन मिलते हैं और NO2 बनता है। तो अब इस रिएक्शन में N2O2 यानी कि डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को भी डिटेक्ट किया गया। तो इसमें आप देखें पहले 2 NO के मालिक्यूल मिलते हैं और इन्होंने क्या किया? N2O2 बनाया। उसके बाद क्या हुआ है? ये जो N2O2 है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है और 2NO बनता है। अब जो N2O2 है ये बना तो ज़रूर है लेकिन एंड पे नहीं आया है, लिहाजा ये कैंसिल हो जाते हैं। तो आपके पास ये जो है ये नेट रिएक्शन है। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं तो स्टेप वाइज जो चेंज होती है डेट इज़ कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज़्म। और इसमें जो N2O2 है ये बना ज़रूर है लेकिन एंड पे नहीं आया है। तो ऐसी स्पीशी जो रिएक्शन में बने और एंड पे ना आए उसको कहते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती है, बनती ज़रूर है लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो नहीं आती। अब आप देखें अभी हम डिस्कस करने लगे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो आमतौर पर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करता है। तो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने की वजह से क्या इंक्रीज़ होती हैं? कोलिजन्स इंक्रीज़ होती हैं। और जो कोलिजन्स इंक्रीज़ होती हैं उन कोलिजन्स की वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करते हैं और ज़्यादा पार्टिकल रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही कोलिजन ज़्यादा होंगी और कोलिजन के ज़्यादा होने से पार्टिकल्स में अच्छी खासी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी जिससे रिएक्शन का रेट क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो पहला फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है एंड दिस इज़ अ प्राइम फैक्टर इन द केमिकल रिएक्शन। जो दूसरा फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन, ठीक है, या प्रेशर। हाई कंसंट्रेशन या प्रेशर जो होता है ख़ासकर गैस फेज़ के लिए, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पर यूनिट एरिया उतने रिएक्टेंट्स के पार्टिकल जो होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगी और रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि जितना आपके मालिक्यूल जो होंगे वो कंटेनर में ज़्यादा होंगे उतना उनके चांसेस ऑफ कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगी और चांसेस ऑफ कोलिजन ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी और रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। उसके बाद आप देखें सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पार्टिकल का साइज़ कम करेंगे तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा करेंगे, ठीक है, उतना एक्सपोजर ज़्यादा होगा रिएक्टेंट्स का और प्रॉबिलिटी ऑफ द कोलिजन ज़्यादा होगी और रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर जो ये जो लाइमस्टोन है, मार्बल चिप्स,
अगर आप इसके छोटे छोटे पीसेस को रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ तो रिएक्शन फास्टर होगा। सिमिलरली अगर आप मैग्नीशियम रिबन लें और मैग्नीशियम पाउडर लें और इन दोनों को अलग अलग HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो मैग्नीशियम रिबन स्लोली रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया स्मॉल है, जबकि इसके मुकाबले में जो पाउडर्ड फॉर्म है मैग्नीशियम की वो फास्टर रिएक्ट करेगी। तो सरफेस एरिया आल्सो हैव आ रिलेशनशिप विद रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर किसी रिएक्शन में कैटालिस्ट होगा तो कैटालिस्ट क्या करता है, वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है क्योंकि कैटालिस्ट का काम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल अमोनिया की सिंथेसिस है या आपकी कंटैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन, तो इसके लिए कैटालिस्ट ज़रूरी है। सिमिलरली अगर हम पोटाशियम क्लोरेट KClO3 को डिकम्पोज करें तो उसके लिए भी MnO2 को एज अ कैटालिस्ट यूज़ करना होता है और रिएक्शन का रेट फास्टर होता है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। नेक्स्ट है आपका ये जो फैक्टर्स हैं इन वन डायग्राम। सबसे पहले आपकी कंसंट्रेशन, जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना फास्ट होगा। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा और नेगेटिव कैटालिस्ट रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, बाज़ रिएक्शंस में जो बाज़ कैटालिस्ट होते हैं या प्रोडक्ट में से कोई ऐसा प्रोडक्ट ज़रूर होता है जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ कर देता है। उसके बाद प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या करता है, ये गैस के लिए होता है। जितना प्रेशर ज़्यादा होता है गैस के मालिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं और कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, रेट फास्ट होता है। और उसके बाद है सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा यानी ग्राइंडेड पार्टिकल्स होंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। इसमें एक फैक्टर और भी है और वो है लाइट। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वो लाइट के मौजूदगी में फास्टर रिएक्ट करते हैं। वंस अगेन आप फैक्टर्स को देखें। नंबर 1 हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात की है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा लिक्विड फेज़ में क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर सॉलिड फेज़ हो यानी कि फेज़ चेंज हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। उसके बाद देखें आपके पास टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर होता है वो भी रिएक्शन रेट को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है।